Hello students, my name is Jasbir Singh, your social science teacher. Welcome all of you in the today's debrief session. Today we will discussing about the soil erosion, its causes and prevention. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सॉइल इरोजन क्या है. Soil erosion is a process by which the top layer of soil is removed or worn away by the action of wind, water and glaciers. तो सॉइल इरोजन की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि सॉइल इरोजन वो प्रोसेस है जिसमें मिट्टी की जो टॉप लेयर है वो वॉश आउट हो जाती है, बह जाती है. हवा के कारण हवा में मिट्टी उड़ जाती है, पानी के कारण पानी के साथ मिट्टी बह जाती है, और माउंटेन्स पे जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, ऊंची ऊंची माउंटेन्स पे, वहाँ पर जो बर्फ़ पीक पे जमी हुई बर्फ़ माउंटेन की जब नीचे आती है टूट के तो उसे ग्लेशियर कहा जाता है, उसे अवलैंच कहा जाता है. ऊपर जमी हुई बर्फ़ को ग्लेशियर कहते हैं. तो जब वो बर्फ़ ऊपर से टूट के नीचे आती है ढलान की तरफ आती है तो उसके साथ भी पहाड़ी इलाकों में सॉइल इरोजन होता है. तो एक बार और है सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन इज प्रोसेस बाय विच द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज removed or worn away. The process of soil formation and erosion occur in the balanced manner due to the natural action of wind, water and glacier. तो देखो जो सॉइल इरोजन है ये नेचुरल कारणों से जब होता है, विंड के कारण, वाटर के कारण और ग्लेशियर के कारण, ये नेचुरल कारण है, तो ये बैलेंस में होता है. सॉइल का इरोजन भी होता रहता है और सॉइल का क्रिएशन भी होता रहता है. लेकिन however the following human activity increase the rate of soil erosion and result in degradation of land especially in India. लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी सॉइल इरोजन होता है जिसके कारण जो सॉइल है वो डिग्रेडेड हो जाती है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उसमें वो क्षमता नहीं रहती. वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण, ह्यूमन एक्टिविटी कौन कौन सी हैं जिनके कारण सॉइल इरोजन होता है. तो वो हैं डीफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, इनकरेक्ट प्लॉइंग मेथड्स. तो इसको हम आगे समझते हैं कि ये है क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखेंगे फॉर्मेशन एंड इरोजन ऑफ सॉइल यूजुअली गो हैंड इन हैंड बट ह्यूमन एक्टिविटी एंड अप इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इरोजन. अब यहाँ एक बार फिर से बताया गया है कि मिट्टी की फॉर्मेशन और इरोजन साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जब सॉइल इरोजन होता है तो उसका इरोजन का जो स्पीड है वो बढ़ जाती है और मिट्टी पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. सॉइल इरोजन इज़ वन ऑफ द मेन वे थ्रू विच सॉइल इज़ डिग्रेडेड. तो सॉइल इरोजन वो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसके कारण सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिग्रेडेड हो जाती है, घट जाती है, ख़राब हो जाती है. तो आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, व्हाट आर द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्यों होता है, वो टाइप कौन कौन से हैं जिनके कारण सॉइल इरोजन होता है, और किस तरह से सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे उसे रोका जा सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर टेबल है दिया हुआ कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन का. ये पहले भी समझा है हमने, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, इनकरेक्ट प्लॉइंग मेथड, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन. तो इसको हम स्लाइडों के जरिए आगे समझेंगे. डिफॉरेस्टेशन क्या है. डिफॉरेस्टेशन का मतलब है जंगलों का बड़ी तेज़ी से काटा जाना, बहुत बड़े लेवल पे जंगल काटना. जैसे कि स्लाइड में इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक पर्टिकुलर एरिया से जंगल काट दिए गए हैं. अब जंगल क्या होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं वो उनकी जो जड़ें हैं मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, लेकिन जब वो कट जाते हैं तो उस मिट्टी का इरोजन पॉसिबल हो जाता है हवा के कारण और पानी के कारण. विंड की जो पावर है और वाटर की जो पावर है वो बहा ले जाती है मिट्टी को, उड़ा, या विंड जो है उड़ा ले जाती है. तो डिफॉरेस्टेशन के कारण जो है मिट्टी जो है वो बह जाती है और जो लैंड है वो डिग्रेडेड हो जाता है. ये कंडीशन हो जाती है स्लाइड में जो दिखाई गई है कि देखो कि मिट्टी जो है देख के लग रहा है कि बही हुई मिट्टी है. नेक्स्ट है ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग क्या है, जानवर जो ग्रेजिंग पे डिपेंड रहते हैं, जब वो चरने जाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में तो वो घास को खाते हैं, और घास का उगने का रेट और ग्रेजिंग का रेट अगर इसमें डिफरेंस हो कि घास कम जिस स्पीड में उग रहा है उससे ज़्यादा स्पीड में जानवर उसे ग्रेज कर रहे हैं तो घास वहाँ पर से ख़त्म हो जाता है, और जो घास होता है वो भी मिट्टी को पकड़ के रखता है, उसी के इरोजन को रोकता है.
लेकिन जब घास ही नहीं रहेगा तो इरोजन भी नहीं रुक पाएगा। नेक्स्ट है इनकरेक्ट प्लॉइंग मेथड। हिली एरियाज़ में, जैसे पंजाब हरियाणा के प्लेन एरिया में तो प्लॉइंग इसी तरह से होती है जैसे पिक्चर में दिखाई गई है, लेकिन हिली एरिया में ऐसे प्लॉइंग नहीं की जाती। ये इनकरेक्ट मेथड होता है। इस तरह की प्लॉइंग में जब पहाड़ के ऊपर बारिश होती है तो उससे ढलान पे जो पानी नीचे आता है तो वो बहुत सारी मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है, अगर इस तरह से वहाँ पर प्लॉइंग की गई हो। प्लॉ हल को कहते हैं, और प्लॉइंग खेत को, हल चलाने को या खेत को कल्टीवेट करने को प्लॉइंग कहा जाता है। माइनिंग अगला फैक्टर है, ये भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है। माइनिंग, जब हम मिनरल निकालने के लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं ज़मीन से, उसे माइनिंग कहा जाता है। माइनिंग के द्वारा भी बहुत सारी मिट्टी को खोद के साइड में कर दिया जाता है, जिसके कारण उसका इरोजन होता है हवा और विंड फैक्टर्स के कारण। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, जब कोई रेजिडेंशियल एरिया कंस्ट्रक्ट किया जाता है या इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर, ब्रिज या कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, तो उस एरिया में भी बहुत ज़्यादा मशीनों का यूज़ होने के कारण या व्हीकल्स का यूज़ होने के कारण सॉइल की टॉप लेयर सॉफ्ट हो जाती है और उसका इरोजन विंड और वाटर फैक्टर के कारण पॉसिबल हो जाता है। ये नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें भी ऐसे ही दिखाया गया है। तो इन सभी स्लाइडों, यहाँ तक जो स्लाइडें थी, ये इन्होंने ये बताया है कि ये ह्यूमन एक्टिविटी के कारण सॉइल इरोजन कैसे होता है। लेकिन मेनली सॉइल इरोजन के लिए दो नेचुरल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक वाटर और एक विंड। विंड जब बहुत तेज़ गति से चलती है तो जो सॉफ्ट सॉइल होती है वो साथ में बह जाती, उड़ जाती है और किसी दूसरे एरिया में चली जाती है। और ऐसे ही वाटर है, जब किसी एरिया में फ्लड आते हैं, बहुत तेज़ बरसात होती है, खासकर स्लोप वाले एरियाज़ में, तो वहाँ पर पानी बड़ी तेज़ी से बहता है और अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाता है, जिसके कारण उस पर्टिकुलर एरिया में मिट्टी की जो टॉप लेयर है वो बह जाती है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन दिया गया है। तो मेनली जो नेचुरल टाइप हैं वो दो हैं यहाँ पे दिए गए, विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन। अब विंड इरोजन इस स्लाइड में दिया गया है कि विंड के कारण मिट्टी कैसे उड़ रही है, इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो जो विंड इरोजन है ये जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हवा के कारण जो इरोजन है, ये जो एरिड और डेजर्ट एरियाज़ हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के, इनमें हवा के कारण बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है। इन एरियाज़ में अक्सर हवा के कारण धूल भरी आंधियाँ आती हैं। वो धूल भरी आंधी ही विंड इरोजन का एक एग्जांपल आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है वाटर इरोजन। वाटर इरोजन जो है, इसमें पानी के कारण जब मिट्टी की टॉप सॉइल बहती है तो उसे वाटर इरोजन कहा जाता है। और जो ये आमतौर पर ढलान वाले एरियाज़ में या उन एरियाज़ में देखने को मिलता है जिनमें बरसात बहुत ज़्यादा होती है या जो मिट्टी है वो सॉफ्ट पाई जाती है, और नदियों वाला एरिया जो होता है या पहाड़ की ढलान वाला एरिया। तो वाटर इरोजन दो तरह का होता है। यहाँ अगर देखते हैं हम आगे, गली इरोजन एंड शीट इरोजन। अब देखते हैं कि गली इरोजन और शीट इरोजन क्या है। तो गली इरोजन, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए पहले। तो इस पिक्चर को देखने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें पहले मिट्टी की लेयर है, फिर बीच में से मिट्टी इरोज हो गई है, फिर बीच में मिट्टी है, फिर इरोजन हो गया, फिर बीच में मिट्टी है, फिर इरोजन हो गया, यानी कि बीच बीच में से मिट्टी निकल गई है। तो इसे ही गली इरोजन कहा जाता है। ये एक तरह की रवाइंस बीच में पड़ जाती हैं जब पानी बहुत तेज़ी से आता है और बीच बीच में से मिट्टी को बहा ले जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में इसको और ज़्यादा हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसे एक डिग्रेडेड या जो है एक ख़राब ज़मीन कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें ना तो प्लॉइंग पॉसिबल होती है और ना ही खेती करना पॉसिबल होता है। इस तरह का जो इरोजन है वो कहाँ देखने को मिलता है, ये चंबल बेसिन में देखने को मिलता है। अब चंबल बेसिन क्या है, एमपी में से एक नदी निकलती है जो राजस्थान के एरिया से होती हुई यूपी से, उत्तर प्रदेश से होती ही यमुना नदी में मिल जाती है। तो उस चंबल नदी के आसपास के एरिया को चंबल बेसिन कहा जाता है और उस एरिया में इस तरह का गली इरोजन देखने को मिलता है। सेकंड है शीट इरोजन। शीट इरोजन जैसे कि टॉप शीट जो मिट्टी की है, ऊपर की जो लेयर है, जो वो पूरी की पूरी हवा या पानी के कारण बह जाती है या उड़ जाती है, तो उसे शीट इरोजन कहा जाता है। शीट इरोजन जो है, ये जो फ्लड प्लेन्स हैं भारत के, इंडो गंगेटिक प्लेन या ब्रह्मपुत्र प्लेन, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन जो है, वो पूरे उसमें इस तरह का इरोजन देखने को मिलता है, क्योंकि इन एरियाज़ में नदियाँ बहुत हैं और अक्सर फ्लड आते हैं।
खासकर मानसून सीज़न में जब फ्लड आते हैं तो बहुत ज़्यादा शीट इरोजन देखने को यहाँ पर मिलता है। ये इंडिया के मैप में जो ग्रीन कलर शो किया गया है उसके द्वारा इंडिकेट किया गया है वो एरियाज़ जहाँ पर शीट इरोजन होता है। तो एट द एंड कंक्लूजन में हम देखते हैं कि सॉइल इरोजन के दो टाइप होते हैं, विंड इरोजन एंड वाटर इरोजन। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो वाटर इरोजन भी दो तरह का होता है, गली इरोजन एंड शीट इरोजन। अब इरोजन तो हो गया, मिट्टी डिग्रेडेड भी हो गई। अब मिट्टी को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है फसलें होती हैं, उसमें ट्रीज़ उगते हैं, वेजिटेशन उगते हैं, जिनके कारण ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है। तो ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए हमें मिट्टी को भी बचाना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम किस तरह की फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिनके कारण हम ज़मीन पे फसलें भी उगा पाएँ और मिट्टी को बचा भी पाएँ। तो उसके कुछ टेक्निक्स हम आगे देखेंगे जिसको हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल या कंजर्वेटिव मेथड्स ऑफ सॉइल। इसके द्वारा हम सॉइल इरोजन के कारण मेनली मिट्टी जो है, जो सॉइल है, वो डिग्रेडेड हो जाती है। तो सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करके ही सॉइल को डिग्रेडेशन से बचाया जा सकता है। और उसके यहाँ पर कुछ मेथड यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहला है टेरेस फार्मिंग। टेरेस का मतलब होता है छत, कोई ऊंची जगह। तो टेरेस फार्मिंग क्या है, पहाड़ की ढलान पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी के प्रेशर के कारण मिट्टी का इरोजन हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है, तो उस ढलान पे कुछ जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, टेरेसेस टाइप की जो है क्यारियाँ बना ली जाती हैं, जिसके कारण जब पानी ऊपर से पहाड़ की टॉप से नीचे आता है तो वो उन क्यारियों में से स्लो स्लो होके आता है और पानी की स्पीड कम होने के कारण सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। तो जो है, जो स्टेप्स हैं इस तरह की स्लोप्स में काट ली जाती हैं, टेरेसेस बना लिए जाते हैं फ्लैट, और इसके कारण वाटर की स्पीड कम होने के कारण इरोजन नहीं हो पाता। और ये बहुत ही एंशियंट साइंटिफिक टेक्निक है जो भारत में बहुत लंबे टाइम से यूज़ हो रही है। तो इस तरह से भारत के कुछ एरियाज़ हैं, हिमालय, सेंट्रल हिमालय और वेस्टर्न हिमालय के एरियाज़, जहाँ पर सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जाता है। हिमाचल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज़ में इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है ये जो टेरेस फार्मिंग है, अगर आप कभी इन स्टेट्स में जाओ तो। नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है, तो लार्ज फील्ड को कुछ स्ट्रिप्स में बांट लिया जाता है। जैसे ये दिखाया गया है कि पहले फसल है, फिर खाली जगह है, फिर फसल है, फिर खाली जगह है, फिर फसल है, फिर खाली जगह है। इससे क्या होता है कि इस खाली जगह में घास उग जाता है, और जब फ्लड का पानी आता है तो इसे स्लॉप के पैरेलल बनाया जाता है। तो जब पानी आता है या हवाएं तेज़ चलती हैं तो वो मिट्टी को उड़ा नहीं पाती, क्योंकि बीच में जो जगह होती है वो, उसमें जो घास होता है वो उस मिट्टी को कैच करके रखता है, पकड़ के रखता है, जिसके कारण इरोजन पॉसिबल नहीं होता और मिट्टी की जो डिग्रेडेशन है वो नहीं हो पाती। इस तरह का जो सिस्टम है वो कोस्टल स्टेट्स में, जो समंदर के साथ लगने वाले स्टेट हैं, और साउथ इंडिया के जो स्टेट हैं उनमें देखने को मिलता है। क्योंकि जो एरिया समंदर के पास लगते हैं वहाँ पर समंदर की तरफ से बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और तूफ़ान आते हैं, तो वहाँ पर इस तरह से करके विंड इरोजन से जो सॉइल है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट क्या है, जिस तरह से हमने लास्ट स्लाइड में देखा स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिसमें घास के लिए थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, इसी तरह यहाँ पर ट्रीज़ की रोज उगाई जाती हैं खेतों के बीच में। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया, एक साइड में खेत है, एक साइड में ट्रीज़ की पूरी रो है। तो ट्रीज़ की रो जो है ये विंड की रफ्तार को रोकने के लिए बैरियर का काम करती हैं। हवा की रफ्तार कम होने के कारण हवा कैपेबल नहीं होती कि मिट्टी के कणों को उड़ा के ले जा सके, तो इसके द्वारा भी जो है विंड इरोजन को रोका जाता है। इस तरह का जो तरीका है ये कोस्टल एरियाज़ में और राजस्थान और गुजरात के एरिड एरियाज़ में अपनाया जाता है, क्योंकि इन एरिया में जो मिट्टी है वो रेतीली होती है और उसके उड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है काउंटर प्लॉइंग। ये आमतौर पे पहाड़ की स्लोप वाले एरियाज़ में देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम स्लाइड को ध्यान से देखें, इसको आप जूम करके देख सकते हो। इसमें देखिए कि जो ऊपर से नीचे की तरफ ढलान है उसके पैरेलल प्लॉइंग की गई है, यानी कि खेत को कल्टीवेट किया गया है, उसको प्लॉ किया गया है, जिसके द्वारा जब टॉप से बॉटम की तरफ जब पानी जाएगा तो ये जो प्लॉइंग है ये प्रिवेंट करेगी इरोजन को। इस बहुत कम चांस होंगे
कि जो पानी है वो मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जा सके। तो इस तरह से भी जो पहाड़ी इलाके हैं, स्लोप वाले एरियाज़ हैं, उनमें सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। और भारत के असम और मेघालय स्टेट में इस तरह की टेक्निक्स सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सॉइल इरोजन क्या है, कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी हैं जो सॉइल इरोजन की स्पीड को बढ़ाती हैं, कौन से नेचुरल फैक्टर हैं जिनके कारण सॉइल इरोजन होता है, और किस तरह से हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करके सॉइल डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं, ताकि हमारी जो फूड सप्लाई है ह्यूमन बींग्स के लिए, जिसके कारण हमारी लाइफ पॉसिबल है, वो कंटिन्यू रहे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छी तरह से समझ के इस पे नोट्स बना लेने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।